हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। पहले की वीडियो में हमने हमारी जो पूरक पाठ्य पुस्तक है संचयन, इस पाठ्य पुस्तक में जो सेकंड नंबर पर लेसन है स्मृति, इस पाठ का कुछ पार्ट देखा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे उसके आगे का पार्ट। तो पेज नंबर 13 पर जो सेकंड पैराग्राफ है वो स्टार्ट करते हैं। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होऊंगा तब ध्यान से नीचे देखा तो अक्ल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता है और फुंकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंद्वी मैं उसके कुछ हाथ ऊपर लटक रही थी, धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। इसके माने थे सांप से 1.5-2 गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता है। स्मरण रहे कि कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता, पर उतना उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप को नहीं मारा जा सकता था, उतरना तो था ही। थकावट से ऊपर भी नहीं चढ़ सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था। धीरे धीरे उतरने लगा। एक एक इंच जो मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों मेरी एकाग्र चित्तता बढ़ती जाती थी। मुझे एक सूझ सूझी। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। दीवार से पैर लगाती ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगे कमर में समकोण बनाते हुई लटकती रही, पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल में सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया और आंखें चार हुई। शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए लेखक क्या बता रहे हैं कि लेखक कुएं के सरफेस में धरातल, तो धरातल के थोड़े दूर ही थे कि अचानक उनकी नज़र नीचे बैठे सांप पर पड़ी, जो अपना फन उठाए मानो अपने शिकार का इंतज़ार कर रहा हो। धोती से बंधा हुआ डंडा इनके वजन से इधर उधर हिल रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच ही लटक रही थी और लेखक को भी एकदम बीचों बीच उतरना था। इसका मतलब सांप से 1.5 या 2 गज की दूरी पर पैर रखना था, और इतनी दूरी पर अगर पैर रखते तो सांप ज़रूर हमला कर देता, पर उतरना तो उनको बीचों बीच था। तो यहाँ पर हमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो यह कुआं था वह पुराना कुआं था, जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था, सूखा कुआं था, एकदम से वो सूख गया था। और इस कुएं का व्यास का मतलब होता है डायमीटर, तो वो बहुत कम था। इसलिए अगर लेखक वहाँ खड़े भी होते तो सांप में और लेखक में जो अंतर है वह एकदम थोड़ा हो जाता और सांप आसानी से उन पर वार कर सकता था। इसलिए लेखक बड़े ही सावधानी से सांप की ओर देखते हुए कुएं में उतर रहे थे। वे इतने थके हुए थे क्योंकि उनकी उम्र इतनी नहीं थी कि वो इस तरह की अपनी जान दांव पर लगाकर यह कारनामा करे। फिर भी अपने प्रतिद्वंदी, अपनी शत्रु को पीठ नहीं दिखाने का निश्चय उन्होंने किया था। जैसे ही लेखक ने दीवार से पैर लगाए तो कुछ मिट्टी नीचे गिर गई और उस मिट्टी पर सांप ने फन मारा। वैसे ही लेखक थोड़ा झूलकर सांप के दूसरी तरफ कूद गए और सांप भी पलट गया। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। इसका मतलब वह आँखों से सुनता है, ऐसा कहा जाता है। आगे देखते हैं।
मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आँखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि कब किस ओर वो आक्रमण करता है। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था, पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी इतनी मिथ्या और उल्टी निकलती है। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं, मीन्स सांप आँखों से सुनता है, ऐसे कहा। तो लेखक ने कहा कि उस समय मैं खुद चक्षुश्रवा हो गया था। मानो मेरे जो सारे जो इंद्रिय है शरीर के, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया था। लेखक उस सांप को लगातार देखते जा रहे थे। अब वह सांप अपना फन किस दिशा में मारेगा, और साथ में उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने योजना बनाई थी, जो उन्होंने मंसूबा बनाया था, वह अब उन्हें वो असंभव लग रहा था। जैसे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो कुएं में उतरे थे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस अभी सांप को देखकर उनका धीरे धीरे जा रहा था। और दूसरी बात, डंडा चलाने के लिए लेखक कहते हैं यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा जगह चाहिए। आगे देखिए कि डंडा चलाने के लिए स्थान ही नहीं था वहाँ पे। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए होता है जिसमें वो घुमाया जा सके। अब सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वह पलटकर ज़रूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। 2 चिट्ठियाँ उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियाँ लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैरों पर डटे थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमज़ोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं, यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर वह अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब यहाँ पे देखिए लेखक क्या कहते हैं कि जो उनके पास डंडा था, वो डंडा चलाने के लिए वो कहते हैं कि वो ज़्यादा जगह चाहिए थी, लेकिन कुएं का व्यास मीन्स डायामीटर, जो डायामीटर कम था उसमें वो डंडा नहीं घुमा सकते थे। अगर वे फन पर डंडा रखकर फन को सांप को दबाने की कोशिश करते तो हो सकता था कि डंडा फन पर ना पड़े और उल्टा सांप इन्हें ही काट दे। और फन दबाकर चिट्ठियाँ भी कैसे उठाते, क्योंकि वहाँ सांप की तरफ 2 चिट्ठियाँ पड़ी हुई थी और एक चिट्ठी लेखक की तरफ पड़ी हुई थी। तो लेखक सोचते हैं कि चिट्ठियाँ लेने के लिए तो इतनी बड़ी जोखिम उठाई है। सांप अगर झपटा मारता है तो मैं उसे कुचल कर रख देता, पर काटना तो था ही उसे, और इस तरह मेरे शरीर में विष तो वो पहुंचा ही देता। इसलिए उसे डंडे से दबाने का जो ख्याल है, वो जो प्लान है, उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया। अब प्रश्न था कि चिट्ठियाँ कैसे उठाई जाए। सांप अगर काटता है तो पूरे शरीर पर सिर्फ कुर्ता ही बचा था, धोती तो थी नहीं। 2 मार्ग उनके सामने थे। तो यहाँ पे देखिए लेखक ने कौन से 2 मार्ग बताए हैं। एक बताया उन्होंने कि एक तो सांप को मारना और दूसरा उससे बिल्कुल छेड़खानी नहीं करना था। तो आगे देखते हैं लेखक ने क्या किया है, कौन सा मार्ग उन्होंने ले लिया है। तो लेखक कहते हैं कि एकदम शांत रहना, बिना कोई छेड़खानी किए सांप के साथ लड़ जाना, या एक तो दूसरा सांप को मार देना। तो लेखक यहाँ पे कहते हैं तो पहला जो था सांप को मारना, ये तो उनकी शक्ति के बाहर था, इसलिए उन्होंने दूसरे मार्ग का अवलंबन किया। इसका मतलब शांत रहकर सांप को चकमा देकर चिट्ठियाँ निकाल ले। आगे देखते हैं। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाई और पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और जो ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा न मानी। डंडा छूट पड़ा। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर। उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पियूसा लगा हुआ था। वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था।
उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत न थी। सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, या शायद यह सांप का उपहास कर रहा था। अब आगे देखिए लेखक क्या कहते हैं कि जैसे ही सांप की दाई और पड़ी चिट्ठियों की ओर डंडा बढ़ाया तो सांप ने अपना फन पीछे करके एक पुंकार के साथ उस डंडे पर फन मार दिया और लेखक डर के मारे उछल गए। उनके हाथ से जो डंडा है वो छूट गया। बाद में देखा तो उस डंडे पर कुछ प्यूसा मीन्स जो विष है, लिक्विड है, वो लगा हुआ था, जो कि उस सांप का वो विष था। और विष को उसने अपने विष को उसने डंडे पर छोड़ दिया था। लेखक कहते हैं कि मानो सांप ने अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट दिया हो। मुझे तो पहले ही पता था वो सांप कितना भयंकर है, लेकिन उस डंडे पर उसने जो फन मारा था, उसके वो विष देखकर मानो सांप ये कह रहा है कि देखो मैं कितना विषैला हूँ। लेखक कहते हैं कि जिस डंडे ने इतने सांप मारे थे, आज वो मेरा डंडा इस कदर अपमानित हुआ है। आगे देखते हैं। ऊपर फूं फूं की और मेरे उछलने की, फिर वही धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फूं फूं और धमाके में टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भ्रातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। अब इधर नीचे तो ये सारी गड़बड़ चल रही थी, सांप के साथ लेखक जो कर रहे थे वो गड़बड़ सुनकर ऊपर जो लेखक के छोटे भाई थे उनको लगा कि सांप ने लेखक का काम एकदम से तमाम कर दिया, क्योंकि उसने उछलने कूदने की आवाज़ सुननी थी। और भाई के लिए वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसे लगा कि सांप के काटने से लेखक गिर गए होंगे और भाई के प्यार के ताने बाने की चोट, मतलब लेखक ने जो उससे कहा था मैं जाकर सांप को मारकर अभी वापस आ जाऊंगा, तुम घबराओ मत, अभी वह अकेला पड़ गया था और अब वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। आगे क्या होता है, लेखक किस तरह चिट्ठियाँ निकालते हैं, यह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।